तो बच्चे सेंसरी स्ट्रक्चर हम आई की बात कर रहे थे। तो बच्चे आई के स्ट्रक्चर में हमने बात की कि सिंपल और कंपाउंड आईज है, और सिंपल आई जो है वो बिल्कुल आपको बीन शेप स्ट्रक्चर की तरह इस तरीके से दिखेगी, कॉकरोच स्ट्रक्चर पे, लाइक दिस हेड रीजन पे। और कंपाउंड आईज जो है मुझे दीज आर मेड अप ऑफ हेक्सागोनल यूनिट्स, ये हेक्सागोनल यूनिट से मिलकर बनी है, और इन हेक्सागोनल यूनिट्स को ओमेटिडियम कहा जाता है। हेक्सागोनल यूनिट्स कॉल्ड एज ओमेटिडियम, और प्लूरल जो है ओमेटिडिया। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला सेंसरी स्ट्रक्चर यानी कि आई, जो कि फोटो रिसेप्टर्स है। सेकेंड एंटीना। एंटीना जो है बच्चे इसे टैंगो रिसेप्टर्स यानी कि टच रिसेप्टर्स का माना जाता है। ठीक है, टच रिसेप्टर्स के साथ साथ ये ऑल्फैक्शन में यानी कि स्मेल को सेंस करने में हेल्प करते हैं। These are the touch receptors, और टैंगो रिसेप्टर्स कहा जा सकता है। और साथ में ऑल्फैक्शन को सेंस करते हैं यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल को सेंस करेंगे। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल को सेंस करने वाले, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। उसके अलावा बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी होते हैं जिन्हें स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। तो थर्ड सेंसरी स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट आर द बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन है, जब भी एक कहीं से जंप कर रहे हैं तो खुद को इवनली अलाइन कर पाते हैं। फिर भी जैसे हमारी बॉडी में हमारे ये कान बैलेंसिंग ऑर्गन है, वैसे स्टेटोसिस्ट इनकी बॉडी में होते हैं। इनफैक्ट अगर आप टीनोफोरा की बात करो तो टीनोफोरा में स्टेटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनके केस में स्टेटोसिस्ट होते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो बच्चे मोस्टली सेंसरी स्ट्रक्चर्स अगर मैं बात करूं आई की, एंटीना की, तो बच्चे ये स्ट्रक्चर्स जो है इनके हेड रीजन्स में अरेंज है। तो मतलब उसके लिए हम बॉडी डिवीजन समझेंगे, इनकी बॉडी जो है वो कैसे डिवाइड है। तो बच्चे इनकी बॉडी डिवीजन में आपको तीन रीजन्स दिखेंगे। पहला तो हेड रीजन जहां पे मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग देयर आई, एंटीना और माउथ पार्ट्स रहेंगे। माउथ पार्ट्स भी इवनली केमिकल यानी कि कीमो रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो माउथ पार्ट्स आई और एंटीना हेड रीजन में रहेगा, और दूसरा होता है इनका नेक रीजन जिसे थोरैक्स कहते हैं, थोरैक्स। और थर्ड रीजन है एब्डोमेन। ये तीन रीजन्स हैं जिसमें से कई बार हेड और थोरैक्स जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूजेस टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। अगर प्रॉन की बात करें, ठीक है, तो उसके केस में आप अरेंजमेंट ऑप्टिमली देख पाओगे। डिफ्यूजेस टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स इज मेड अप ऑफ हेड प्लस थोरैक्स रीजन, जिसमें हेड और थोरैक्स रीजन फ्यूज कर जाते हैं। तो बच्चे ये जो बॉडी डिवीजन में हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, ये सब स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बच्चे दे आर कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसकी सक्सेसफुल सर्वाइवल का एक रीजन है वो, यानी कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन के होने की वजह से आर्थ्रोपोडा जो है वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पा रहे हैं, और वो तीनों पार्ट्स को सराउंड करते हैं इवनली। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बॉडी डिवीजन। तो बच्चे नेक्स्ट हमें स्टडी करना है इसके केस में इनके सेक्सेस के बारे में। इनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो बच्चे इनके केस में मोस्टली जो है वो आपको यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स ही मिलेगी। जैसे जैसे आप एडवांस
साइड जाते जाओगे वैसे यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स है, यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स ज्यादा है। यूनिसेक्सुअल यानी कि डाइशियस, यूनिसेक्सुअल यानी कि सिर्फ एक सेक्सुअल, एक टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन है, और डाइशियस मतलब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब सेक्सेस तो सेपरेट हो गए। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? तो फर्टिलाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, बट इनके केस में फर्टिलाइजेशन जो है इट इज मोस्टली इंटरनल अगेन। और बच्चे ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ओविपैरस है, यानी कि एग लेइंग है, ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है, तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग मिल जाएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन है जो मैं बताती हूँ यहाँ पे। बच्चे अगर आप बात करो एक ऑर्गेनिज्म की, दैट इज स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के बारे में आपने सुना होगा। स्कॉर्पियन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एग बनाता तो है बॉडी के अंदर, लेकिन उसे बाहर ले नहीं करता, बाहर ले नहीं करता। इनफैक्ट एग बना के उसे बॉडी में ही इंक्यूबेट करता है और बॉडी में ही वो एग हैच हो जाता है। और हैचिंग के बाद जब बर्थ होता है वो डायरेक्टली यंग वन का होता है। तो इसीलिए एग बना तो इसलिए ओविपैरस, और यंग वन ने बर्थ लिया तो इसलिए विविपैरस। तो कंबाइनली अगर कहा जाए तो स्कॉर्पियन इज ओवोविविपैरस। बाकी ऑर्गेनिज्म जो है वो ओविपैरस। और डेवलपमेंट, किसी के केस में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, जैसे अगर बात करो उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसेक्ट की जो कि बुक्स में मिलता है, जहां पे हमने बहुत सारी बुक्स रखी हो, वहां पे एक सिल्वर कलर का इंसेक्ट होता है जिसे आप सिल्वर फिश कहते हो, उसके केस में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। ठीक है, बट मोस्टली ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके केस में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स लार्वल फॉर्म्स होंगी। तो डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म्स मिलने वाली है। अब लास्टली एग्जांपल्स डील करते हैं। तो एग्जांपल्स में जितने भी इंसेक्ट्स हैं यार जिनके बारे में आप बात करते हो वो सब, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी प्रॉन के बारे में। प्रॉन, उसके बाद इंसेक्ट में कॉकरोच, कुछ वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स है विद सेंटीपीड, मल्टीपल लेग्स होती है बेटा सेंटीपीड के केस में। उसके बाद स्कॉर्पियन के बारे में आपने बात की, स्पाइडर्स, और बच्चे एक और ऑर्गेनिज्म है जिसे किंग क्रैब कहते हैं, दैट इज लाइम्यूलस, LIMULUS, किंग क्रैब कहेंगे इसे। ये भी ऑर्थ्रोपॉड है। और बच्चे इसका बॉडी का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि वो बहुत पुराना अरेंजमेंट लगता है। ठीक है, किंग क्रैब का, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ इसका नाम, लाइम्यूलस का यहाँ पे। तो बच्चे लाइम्यूलस जो है वो किंग क्रैब है और बहुत पुराना अरेंजमेंट लगता है। और इस क्रैब के बॉडी अरेंजमेंट जो है वो प्रिमिटिव और मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स को एक कनेक्ट करता है, मतलब एक कनेक्टिविटी शो कर रहा है। उसके ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो पुराने ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे। तो मुझे ये काम तो नियरली फॉसिल्स का होता है, ये स्टडी तो हम फॉसिल्स की हेल्प से करते हैं, पर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड नहीं है, वो लिविंग है। तो मुझे इसीलिए लाइम्यूलस को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, विद प्रिमिटिव अरेंजमेंट, लिविंग फॉसिल। तो ये है हमारे पास ऑर्थ्रोपॉड। ठीक है, ये अरेंजमेंट है ऑर्थ्रोपॉड के केस में। फाइलम मोलस्का। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम जो कि इंक्लूड कर रहा है बेटा सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। तो टर्म मोलस्का जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉफ्ट बॉडीड
ऑर्गेनिजम्स को तो मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। ठीक है, तो एक एक करके इनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इनके हैबिट के बारे में, साइमल्टेनियसली हैबिटेट। तो हैबिट और हैबिटेट सबसे पहला फीचर, ये ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, जैसे फ्रेश वाटर स्नेल्स होती है तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर अवेलेबल, जैसे हमने एनालिडा के केस में बात की थी कि एनालिडा जो है वो नियरली एक्वेटिक फॉर्म्स में मिलेंगी, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में मिलेंगी। तो सेम जो है वो आर्थ्रोपोडा के केस में भी था और वही सेम चीज मोलस्का के केस में भी एप्लीकेबल होता है। तो फ्रेश वाटर और मरीन फॉर्म्स दोनों है। ठीक है, तो एक्वेटिक के साथ साथ ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल भी है। अगेन आपने लैंड स्नेल्स देखी है। उसके बाद कुछ स्नेल्स यानी कुछ मोलस्कन्स इस तरीके से है जो कि बरोस बनाकर रहते हैं। तो बरोस, ठीक है, बरोस में आप एग्जांपल पढ़ोगे डेंटेलियम की। डेंटेलियम एक ऐसा मोलस्क जो कि बरो बनाकर रहता है। ठीक है, लैंड के अंदर बरो बनाता है और वहीं पर अपने शेल को डेवलप करता है। अब बच्चे फर्दर हैबिट और हैबिटेट के बाद उन फीचर्स पे आते हैं, वो फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डील किया। तो सबसे पहले बात करें हम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्टली स्टार्ट हुआ एस्केलमेन से। अगेन एनसीईआरटी मेंशन करती है कि कुछ प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन सिस्टम भी होता, राइट। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेकंड है इनकी बॉडी सिमेट्री। तो बच्चे बॉडी सिमेट्री इनके केस में भी हमने रेडियली बायलेटरली बात की थी, है ना, बायलेटरल सिमेट्री थी। लेकिन बच्चे जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें एक्सेप्शन है इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ऑर्गेनिज्म कुछ, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसने शेल बना लिया, एक ऐसा शेल जो कि एक्सपैंड नहीं करेगा, वो एक कंपैक्ट सा स्ट्रक्चर ही रहेगा, ग्रो नहीं कर रहा। तो सोचो ऑर्गेनिज्म जिसको ग्रो करना है उसके लिए तो इस पर्टिकुलर शेल में जो बहुत कन्फाइंड है तो उधर ग्रो अप करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें खुद को एडजस्ट करना, अपने बॉडी ऑर्गन को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे जैसे एक कंपैक्ट शेल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वो शेल के अंदर डेवलप करते हुए अपने बॉडी ऑर्गन्स को इरेगुलरली अरेंज कर देते हैं, इरेगुलरली ओरिएंट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिमेट्री जो है उनकी चेंज हो जाती है। वो बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं रहते बल्कि अनइवनली उनकी बॉडी का अरेंजमेंट की वजह से वो एसिमेट्रिक हो जाते हैं। बट bilateral symmetry, but some organisms shows torsion। मैं यहाँ पे टर्म टॉर्जन यूज कर रही हूँ, TORSION, टॉर्जन। टॉर्जन मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, मतलब अपनी बॉडी का अरेंजमेंट सिर्फ टेम्परली चेंज नहीं कर रहा कि बॉडी में शेप चेंज किया, मतलब ओरिएंटेशन चेंज किया और एडजस्ट हो गए, नहीं, वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का अरेंजमेंट ही चेंज कर देता, उसको इरेगुलरली अरेंज कर देता है शेल के अकॉर्डिंग कि उसे किस तरीके से फिट होना। तो टॉर्जन जो है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स टू गेट फिट इनटू अ शेल। शेल में फिट होने के लिए बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इनके केस में उसे टॉर्जन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें मोलस्कास में आपको ऑर्गेनिजम्स जो मिलेंगे वो मैक्सिमम वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास शेल है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल शेल हो। ठीक है, अब
सिमेट्री की बात कर ली, जर्म लेयर्स 3 है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट जो प्लेटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सिलोम प्लेटीहेल्मिन्थ। उसके बाद इनके केस में सिलोम है, दे हैव ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम है। अब ट्रू सिलोम, शाइजोसिलोम, ऑर्थ्रोपोडा और एनालिटा की तरह, ठीक है। फर्दर बात करेंगे मेटामेरिज्म की। तो हमने कहा था मेटामेरिज्म स्टार्टिंग में ही इनिशियली बात की थी, एनालिडा ऑर्थ्रोपोडा के बाद सिर्फ कॉर्डेटा, मोलस्का की बात नहीं हुई थी। तो मोलस्का में मेटामेरिज्म बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। अब एक बार मैं इसके बारे में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी, उसके बाद इसके बाकी फीचर्स पिक करते हैं। तो थर्ड फीचर यहाँ पे लूंगी बॉडी अरेंजमेंट का, यानी कि बॉडी डिविजन्स का, जो हमने ऑर्थ्रोपोडा के केस में भी बात किया। ऑर्थ्रोपोडा के केस में बॉडी डिवीजन था इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट इसके केस में हमारे पास हेड आएगा, विसरल हम्प आएगा और आएगा मस्कुलर फुट। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, एक पर्टिकुलर, एक बेसिक मोलस्कन के स्ट्रक्चर को। तो ये बन गया इसका शेल, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है सबसे पहला हेड रीजन में। वो हेड रीजन जिसके केस में हम माउथ पार्ट की बात नहीं करेंगे। हेड रीजन में आइस भी नॉर्मली, आइस जो है वो स्ट्रिक्टली हेड रीजन में नहीं होंगी। कुछ के केस में आइस ऐसा होता है कि यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होंगे और उसके ऊपर आइज होती है, तो डायरेक्टली आइज नहीं होती। आपने सेल के केस में ये चीज एनालाइज की होगी, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से मूव करता रहेंगे और उसके ऊपर आइज होगी, ठीक है, हेड रीजन। अब ये आया जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर है, ये है विसरल हम्प। विसरल हम्प इस स्ट्रक्चर को इसीलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इस रीजन में बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से एक हम्प लाइक अरेंजमेंट बन जाता है, एक एलिवेशन बन जाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो विसरल हम्प। नेक्स्ट है मस्कुलर फुट, जो इसे मूव करने में हेल्प करेगा। तो मस्कुलर फुट, और हाँ, मस्कुलर फुट में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनके पास स्टेटोसिस्ट भी होते हैं, स्टेटोसिस्ट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन्स, जो ऑर्थ्रोपोडा में हमने बात की। अब बच्चे ये वाला रीजन जो है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है बच्चे, दिस इज माउथ, और ये आया एनस। तो इस तरीके से पता चल रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। और इस मस्कुलर फुट के साथ मैं आपको एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगी, विच इज नियरली फेदर लाइक। ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर को बच्चे टेनिडिया कहा जाता है, सी साइलेंट रहेगा, CTENIDIA, टेनिडिया। टेनिडिया यानी कि फेदर गिल्स। गिल्स लिखा है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, यस डेफिनेटली रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा। तो इनके केस में ये फेदर लाइक अरेंजमेंट रहता है गिल्स का, जो कि इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी मिल गया आपको एक, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे एक लेयर बनाने वाली है उसकी बॉडी के ऊपर, ये है एक सॉफ्ट स्किन की लेयर जो इसकी बॉडी के ऊपर होती है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सॉफ्ट स्किन की लेयर की वजह से ही बच्चे इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एंड दिस लेयर ऑफ सॉफ्ट स्किन और लूज स्किन इज कॉल्ड एज मेंटल, MANTLE, मेंटल, which is a
फोल्ड ऑफ सॉफ्ट स्किन लेयर। और बच्चे इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी के ऊपर एक शेल बनाना, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल। इससे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट का शेल कहाँ बात की थी? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इससे पहले किस फाइलम में देखा था हमने? कैल्शियम कार्बोनेट शेल in this case is formed by mantle. It's not porifera बच्चे, it's coelenterata. coelenterata में हमने बात की थी सी कोरल्स की। सी कोरल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्टली फाइलम में मोलस्का मिलता है जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल रहेगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें के स्ट्रक्चर को दोबारा रिकॉल करते हैं। पहला हेड रीजन था, हेड रीजन जिसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स होंगे। हमारे पास कुछ के केस में डायरेक्टली आईज नहीं होती हेड रीजन में, ऑक्टोपस में होती है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आप टेरेस्ट्रियल स्नेल्स देखते हो, लैंड स्नेल्स देखते हो, उनके केस में एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओमेटोफोर कहा जाता है उन्हें, तो उसके ऊपर आईज रहेंगी। ठीक है, हेड रीजन के बाद माउथ रीजन, ठीक है, जो कि एनस में ओपन हो रहा है, विच इज डिनोटिंग अ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। उसके बाद विस्ट्रल हम था, विस्ट्रल हम वो एलिवेशन इसीलिए बना और हम्प लाइक अरेंजमेंट इसीलिए बना क्योंकि विस्ट्रल ऑर्गन से उसके यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से एक हम्प लाइक अरेंजमेंट बन गया। देन मस्कुलर फुट जो उनको मूव करने में हेल्प करेगा, लोकोमोट करने में हेल्प करेगा, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो हैव स्टेटोसिस्ट एज देयर बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद मेंटल रहेगा एक लूज और सॉफ्ट स्किन फोल्ड जो उनकी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल बॉडी स्ट्रक्चर जो कि एक बेसिक मोलस्का का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो हम बच्चे हमने इस डायग्राम में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात कर ली विच इज टेनिडिया, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट था। तो बच्चे फर्दर इसके केस में ही मैं दोबारा बात कर रही हूँ रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में टेनिडिया के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, तो रेस्पिरेशन में टेनिडिया के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म में मेंटल यानी कि उनकी बॉडी स्किन लूज स्किन हेल्प कर रही है रेस्पिरेशन में। तो टेनिडिया यानी कि फेदर गिल्स एज वेल एज मेंटल। डेंटेलियम की बात करें तो उसमें मेंटल बहुत एफिशिएंटली हेल्प करता है। तो डेंटेलियम जो मैंने कहा था बरोस में रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनके केस में है कुछ बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें ऑर्गन ऑफ बुजानस कहा। तो बच्चे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ बुजानस, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट आप कंसीडर करोगे इसे। तो ऑर्गन ऑफ बुजानस इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मोलस्कास, और ये बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बिल्कुल माइन्यूट किडनी की फॉर्म में लगेंगे, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किडनी नहीं है, किडनी जैसा काम नहीं है, बट किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें ऑर्गन ऑफ बुजानस कहा जाता है। एक छोटा सा सैक लाइक अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब बात करें सर्कुलेशन की, ध्यान से सुनेंगे इसके केस में। तो सर्कुलेशन, तो बच्चे सर्कुलेशन के केस में सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनालिडा के केस में फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट देखने को मिला था, वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से विद हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। और एनालिडा के केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन था हेरिडिनेरिया जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, ऑर्थोपोडा में सारे ओपन थे, और इसके केस में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है विद एन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन
इज सिफेलोपॉड्स। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सिफेलोपॉड का नाम नहीं लिख रही बच्चे, जैसे एक फाइलम के अंदर पर्टिकुलर क्लासेस होती है ना, किंगडम के अंदर फाइलम्स होते हैं, फाइलम्स के अंदर क्लासेस होती है, तो मोलस्का की एक क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा जिनके केस में शेल जो है वो बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर होता है, जिसमें ऑक्टोपस भी आता है। ऑक्टोपस बीइंग अ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, आपको कहीं भी उसकी बॉडी के बाहर शेल नहीं दिखेगा, इंटरनल शेल होता है। तो बच्चे वो क्लास जिसमें से ऑक्टोपस बिलोंग करता है, दैट इज सिफेलोपोडा, उनके केस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो बच्चे अब नर्वस अरेंजमेंट की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके केस में नर्वस अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसीलिए से मल्टीपल गैंग्लियंस होते हैं, मल्टीपल नर्व फाइबर्स होते हैं, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डिफरेंट एरियाज को सप्लाई कर रहे होते हैं। शेल में सप्लाई नहीं होगा, वो डेड पार्ट होता है, बाकी सब रीजन्स में इनकी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होगा। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है इसके केस। और फर्दर मसल्स की बात करें तो इनके केस में स्केलेटल मसल्स देखने को मिल जाते हैं। स्केलेटल मसल्स यानी कि वॉलेंट्री मसल्स इनके केस में देखने को मिल जाते हैं। अभी तक जब तक आप बात करोगे एनालिडा के केस में वहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन स्केलेटल अरेंजमेंट नहीं होता। इनके केस में स्केलेटल मसल्स होंगे, और स्केलेटल मसल्स सबसे पहले फर्स्ट इट इज फाउंड इन ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा के केस में सबसे पहले देखे जाते हैं बच्चे स्केलेटल मसल्स। Arthropodas are the first organisms with skeletal muscles, ठीक है। और हाँ, एक और चीज सुन लो जो स्किप हो गया ऑर्थ्रोपोडा में, दैट इज इट्स नर्वस सिस्टम। जैसे हमने बात की थी ना एनालिडा के केस में एक रिंग बन रहा है और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, उसके बारे में बात की थी। तो बच्चे ऑर्थ्रोपोडा में भी रिंग बनता है, और वैसा ही 2 लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, बट जो रिंग बनता है बस उसमें डिफरेंस है। एनालिडा के केस में वो रिंग बनेगा फेरिंग्स के अराउंड, ऑर्थ्रोपोडा के केस में वो रिंग बनेगा ईसोफेगस के अराउंड। तो ऑर्थ्रोपोडा के केस में सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग होती है, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। एनालिडा के केस में सर्कम फेरेंजियल रिंग रहेगी, और ऑर्थ्रोपोडा के केस में सर्कम ईसोफेजियल रिंग रहेगी, ठीक है बेटा। तो बच्चे ये है हमारे पास स्केलेटल अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि वॉलेंट्री आ जाएगा, और जो कि सबसे पहले वॉलेंट्री अरेंजमेंट और स्केलेटल अरेंजमेंट ऑर्थ्रोपोडा में देखा जाता है, ठीक है। अब बच्चे बात करेंगे इनके केस में इनके सेक्सेस की। तो बच्चे इनके केस में ऑर्गेनिजम्स जो है वो है सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स है। तो मतलब मेल और फीमेल मोस्टली डिफरेंट होने वाले बेटा, ठीक है, मोस्टली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, there will be sexual mode of reproduction in case of mollusca. fertilization इनके केस में इंटरनल होगी बेटा, शेल होता है लेकिन मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे इनके केस में डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में होता है लार्वा, तो इनडायरेक्ट, और कुछ के केस में लार्वा नहीं होता तो डायरेक्ट। तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई लार्वा पूछा जाएगा ना मोलस्का का,
तो मोलस्का का और एनालिडा का लार्वा, एनालिडा के केस में सब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, अर्थवॉर्म के केस में डायरेक्ट हो रही थी, हिरोडेलेरिया के केस में डायरेक्ट हो रही थी, राइट। जिनमें लार्वल फॉर्म्स होती है उनके केस में एक लार्वा होता है, दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा। वही सेम ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना बच्चे मोलस्का के केस में भी होता है। तो मोलस्का और एनालिडा का लार्वा जो है वो बेटा सेम है, ट्रोकोफोर लार्वा। और ये जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी लाइन में, जब आप एवोल्यूशनरी स्टडी करते हो ना, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो बच्चे उसमें स्ट्रोकोफोर लार्वा को एक स्पेशल लिंक माना गया है बिटवीन एनालिड एंड मोलस्का। तो उस लार्वल अरेंजमेंट सेम होने की वजह से हम मानते हैं कि एनालिड और मोलस्का के एंसेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिलेटेड लार्वा उन्हें देखने को मिला। ठीक है, तो ट्रोकोफोर लार्वा, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिड एंड मोलस्क। connecting link between annelid and mollusk। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे एक लास्ट एस्पेक्ट है जो इनके माउथ ऑर्गन की तरह काम करता है, एक टंग की तरह। ठीक है, तो बच्चे उसके बारे में बात करनी है, पहले इसे मार्क कर लो। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक रास्पिंग ऑर्गन की, दैट इज रेड्यूला, विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैक्सिमम मोलस्कस। तो रेड्यूला जो है बच्चे एक रैस्पिंग ऑर्गन है। रैस्पिंग ऑर्गन यानी कि स्क्रैप करने वाला, टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये माउथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, माउथ पार्ट है। यहां से ये ऑर्गन जो है वो इस तरीके से ये टंग लाइक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, और टंग लाइक स्ट्रक्चर कोई नॉर्मल नहीं है। इसके केस में हमारे पास कुछ काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो भी ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनली नहीं, ट्रांसवर्सली रहेंगे। दैट ट्रांसवर्स अरेंजमेंट ऑफ टीथ हेल्प इन रास्पिंग ऑफ फूड। तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि सामने कोई फूड पार्टिकल है, उन्हें स्नेल्स को और मोलस्कन्स को उस फूड पार्टिकल को एक्वायर करना एज अ फूड, तो वो क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को इस तरीके से रैस्प करना शुरू करेंगे और वो पार्टिकल जो है वो उनके माउथ के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, तो इन काइटिनस टीथ की हेल्प से, तो काइटिनस टीथ की हेल्प से ये स्ट्रक्चर जो है, ये रेडिला जो है वो फूड को एक्वायर करने में हेल्प करता है, और एक काइटिनस टीथ लाइक अरेंजमेंट जो है वो ट्रांसवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रास्पिंग ऑर्गन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोस्टली मोलस्कन्स का, डिफरेंशिएटिंग फीचर जो किसी और फाइलम में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इस फीचर के बाद लास्टली हमें बात करनी है पर्ल फॉर्मेशन की। पर्ल फॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करने वाले और पर्ल को कमर्शियल लेवल पे फॉर्म करने वाले जो रिसर्चर थे, दैट इज कोकिची मिकीमोटो। और बच्चे पर्ल फॉर्मेशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म खुद को डिफेंड कर रहा होता है कुछ डस्ट पार्टिकल से। तो पर्ल फॉर्मेशन जो है बच्चे इट इज द प्रोसेस
of pearl formation, pearl formation as a defense mechanism of mollusca. मोलस्का, सब मोलस्का ये काम नहीं कर सकते, पर्ल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, तो पर्ल फॉर्मेशन में डिफेंस मैकेनिज्म मोलस्का शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक लेयर बन जाती है डस्ट पार्टिकल के ऊपर। तो मतलब एक डस्ट पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है, लाइक दिस। जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, दिस स्ट्रक्चर कोई डस्ट पार्टिकल है, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर बनाना शुरू कर देंगे, जिसे प्रिस्मेटिक लेयर कहा जाता है। प्रिस्मेटिक लेयर, तो प्रिस्मेटिक लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगी। और प्रिस्मेटिक लेयर जो है बच्चे, वो बहुत सॉफ्ट और शाइनी लेयर होती है, और वो सॉफ्ट और शाइनी लेयर जो डस्ट पार्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हो गई है, तो वो सॉफ्ट और शाइनी लेयर जो है वो पर्ल बना लेती है। और पर्ल किस शेप का बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस, यानी कि डस्ट पार्टिकल का शेप कैसा है, उसके ऊपर पर्ल का साइज और शेप डिपेंड करेगा। तो बच्चे, हियर डस्ट पार्टिकल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा, और उसके अराउंड बन जाएगी प्रिस्मेटिक लेयर। और ये डस्ट पार्टिकल वो है जो कि बॉडी के अंदर एंटर कर गया है और मोलस्का को इरिटेट कर रहा है, उसकी बॉडी में इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो प्रिस्मेटिक लेयर। ठीक है, अब कमर्शियली इस प्रोसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाया जाता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल को पूरा फाइन अरेंजमेंट दिया जाता है। और उसके बाद जो मोलस्कन्स होते हैं, जो बाइवैल्वास होते हैं, बाइवैल्वास यानी कि जिनके दो शेल्स है, ठीक है, जो इस तरीके से लेड लाइक ओपनिंग होगी जिसकी, तो जब उनके केस में क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इंड्यूस करवाया जाता है, ताकि वो अपना शेल ओपन करें, और जैसे ही वो शेल ओपन करते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस डाल दिया जाता है। न्यूक्लियस यानी कि डस्ट पार्टिकल, फिर उनके शेल रिलैक्स हो जाते हैं, और वो न्यूक्लियस उन्हें इरिटेट करना शुरू कर देता है, और वो पर्ल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से पर्ल इंडस्ट्री काम करती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्ल ऑयस्टर, दैट इज पिंक टाडा, PINCTADA, पिंक टाडा, जिसे पर्ल ऑयस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। तो बच्चे, ये ऑर्गेनिजम्स पर्ल बनाते हैं, पहले नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, अब कमर्शियली उन्हें इंड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का जो है, उसमें सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होंगे। और हाँ, जैसे मैंने बताया, सिफेलोपॉड्स के केस में हमारे पास ओपन नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और शेल जो है वो नॉर्मली एक्सटर्नल होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ऑक्टोपस, उनके केस में इंटरनल शेल होता है। ठीक है, और एक और चीज, ऑक्टोपस के केस से बच्चे, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। और बच्चे, ऑक्टोपस के केस में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंक ग्लैंड्स कहे जाते हैं। कौन से? इंक ग्लैंड्स। They have ink glands. और ink glands के लिए का काम क्या है बच्चे? जब भी ऑक्टोपस किसी प्रीडेटर को देखते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उन्हें हार्म कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, इंक ग्लैंड से अपना इंक रिलीज करते हैं, ब्लैक कलर का होता है, और वो इंक जो है वो वाटर को हेजी कर देता है। ठीक है, विजिबिलिटी लो हो जाती है, और ऑक्टोपस जो है वो भाग जाता है। तो बच्चे, इंक ग्लैंड्स टू रिलीज इंक, टू इवेड फ्रॉम प्रीडेटर्स से भागने के लिए। ठीक है, तो ऑक्टोपस जो है उनके पास इंक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंप्लीट मोलस्का